हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में फिर से मैं राजकुमार आपके सामने उपस्थित हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग तीन तरह से करते हैं। आज हम लोग ये जो है आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, दूसरा होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, चौथा होता है आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग। कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्री में उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों, इस वीडियो को आप एंड तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, साथ साथ ये जेई मेंस और एडवांस, ये तीनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साथ साथ एनडीए के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग आर्ग्यूमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है बच्चों, तो ज्योमेट्री में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये किसी प्लेन में एक पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब एक पॉइंट भी है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग एक्स वाई ऐसे लिखते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, या आप कोई पॉइंट अगर लेंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों, यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जैसे इसको हम लोग यहां समझते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि इस प्लेन में किसी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कि ये पॉइंट है P। ठीक है, इस तरह से इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपको, एक्स कोऑर्डिनेट ये एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट आपका वाई है। ठीक है, यहां से हम इसको ऐसे मिलाते हैं, यहां से हम इसको ऐसे मिलाते हैं। ठीक है, फिर यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डालते हैं, इसको मान लो m, और इधर परपेंडिकुलर डालते हैं, इसको मान लो n। तो ये जो हो गया ओ एम, ये क्या है आपका x है, और ओ एन क्या है आपका y है। ठीक है, तो ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट आपको मिला पी एक्स वाई। अब ये पॉइंट जो है एक्स वाई, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये जो पॉइंट है
ये x प्लस आयोटा y के बराबर है। मतलब इस पॉइंट को जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम x प्लस आयोटा y भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर जब कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट के रूप में लिखना चाहेंगे तो हम एक्स वाई इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है कि जिस प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है उस प्लेन को कहा जाता है आर्गेंड प्लेन। द प्लेन इन विच complex number is represented geometrically is called argand plane। the complex number को जिस प्लेन में ज्योमेट्रिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उस प्लेन को एक स्पेशल नाम दिया गया है, उस प्लेन को हम लोग कहते हैं आर्गेंड प्लेन। देखो आर्गेंड प्लेन, या फिर इसका दूसरा नाम है गॉसियन प्लेन, ठीक है, गॉसियन प्लेन। इसका एक और नाम है जिसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। मतलब इस प्लेन को हम लोग बोलेंगे आर्गेंड प्लेन और गॉसियन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्योंकि इस प्लेन में जो भी पॉइंट होगा सब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और वो जो हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मतलब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, उस प्लेन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। यहाँ हम बोलेंगे आर्गेंड प्लेन, यहाँ हम क्या बोलेंगे आर्गेंड प्लेन या गॉसियन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या है, ये जो एक्स एक्सिस है इसको बोलता है रियल एक्सिस, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल एक्सिस जो है, वर्टिकल एक्सिस इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी प्लेन, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका इमेजिनरी एक्सिस हो गया और ये आपका रियल एक्सिस हो गया, क्योंकि इसमें जो रियल पार्ट है एक्स का रियल पार्ट को हम एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट को हम वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं रियल एक्सिस और इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो बच्चों ये पॉइंट हो गया। तो एवरी पॉइंट इन दिस प्लेन आर्गेंड प्लेन, every point in this argand plane represent complex number, या every complex number can be represented in can be represented by a point in this plane, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया, ठीक है बच्चों, यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया, ठीक है। ये रियल एक्सिस हो गया, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस हो गया। अब यहां पर देखो अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, एक्स को अगर 0 कर दे तो z क्या हो जाएगा आयोटा वाई, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बिल्कुल प्योरली इमेजिनरी हो गया। मतलब x को अगर हम 0 कर दें तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपका प्योरली इमेजिनरी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपको प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। अगर हम y को 0 कर दें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपको प्योरली रियल, ये क्या हो जाएगा आपको प्योरली रियल हो जाएगा, ठीक है। प्योरली रियल मतलब जो भी पॉइंट होगा सब एक्स एक्सिस पे होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होगा
सब एक्स एक्सिस पे होगा। और अगर एक्स जीरो करेंगे तो ये जो आयोटा वाई है ये सब आपको यहाँ होगा वाई एक्सिस पर। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको 2 आयोटा है, तो 2 आयोटा कहाँ होगा, इस एक्सिस पे होगा कहीं पे। मान लो ये 2 आयोटा हो गया। -2 आयोटा कहाँ होगा, तो इस पे नेगेटिव डायरेक्शन में, मान लो यहाँ पे होगा, ये हो गया -2 आयोटा। ठीक है, अगर 4 है तो 4 तो रियल पार्ट है, ये आपका इधर होगा। अगर -4 है तो -4 नेगेटिव में आपको इधर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऑर्गन प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अब जो है ये जो डिस्टेंस है ओ और पी के बीच, ये जो डिस्टेंस है ये मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। ओपी इक्वल टू क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड, है ना। ये इसका हम लोग ओपी कैसे निकालेंगे, ओपी स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओपी बराबर क्या हो गया, रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है। ठीक है, तो ओपी क्या हो गया, ओपी जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली मोड है, मोड है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मोड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये होता है आर्गन प्लेन में ऑरिजिन से किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आपको मोड ऑफ जेड होता है ना, मोड ऑफ जेड होता है। इसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है आपको -2 3, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, -2 + 3 आयोटा। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ से -2 3, अब यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालना है, ये मान लो Q है। अब यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालना है, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकाल देंगे, वही डिस्टेंस हो जाएगा, वही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो रूट अंदर -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर हो गया 4 + 9 बराबर कितना हो गया, रूट अंदर 13। ठीक है बच्चों, तो यही आपका ऑरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकल गया। देखो कोई पॉइंट है 2 3, अब इसका कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर है -1 1, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 3 - 5 है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों इसको हम लोग क्या लिखेंगे, रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट, इसको लिखेंगे 2 + 3 आयोटा। इसको कैसे लिखेंगे, -1 + आयोटा। इसको कैसे लिखेंगे, 3 - 5 आयोटा। तो ये पॉइंट और ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों सेम है। ठीक है, कभी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत ये पॉइंट ऐसे मिलता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लो कि आपको दिया हुआ है -1 + आयोटा, इसको हम लोग पॉइंट में कैसे लिखेंगे, तो -1 1, -3 + 5 आयोटा, इसको कैसे लिखेंगे, -3 5, -2 आयोटा, इसको कैसे लिखेंगे, -2 -2। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कोई पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, ठीक है। ये इसके साथ, ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है बच्चों। ये जो OP है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये एंगल आपको बना रहा है थीटा। इसी एंगल को कहा जाता है आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आर्गुमेंट क्या हो गया, जो ओपी, ये जो ओपी है, ओपी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट इज द एंगल, argument is the angle which OP made with positive x axis। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये रोटेटिंग लाइन हो गया, एक तरह से क्या हो गया, ये यहां से ऐसे रोटेट कर रहा है ना। तो ये रोटेटिंग लाइन है, ये रोटेटिंग लाइन इस एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा इसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट को शॉर्ट में लिखा जाता है, देखो आर्ग्यूमेंट को ऐसे लिखा था, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू कितना हो गया थीटा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू कितना हो गया थीटा। मान लो कि ये आपका एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट क्या है, एंगल है। मान लो कि यहां पे एंगल बना रहा है इस तरह से, ये एंगल यहां से यहां तक, ठीक है बच्चों, ये मान लो 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये पॉइंट है आपको -2 3, ये पॉइंट आपको -2, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर -2 + 3 आयोटा है, ठीक है। तो ये जो एंगल बना रहा OQ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं जेड डैश। तो इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड डैश इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से बच्चों मान लो कि इधर में कोई पॉइंट है -2 ये R है। अब यहां से ये एंगल बना रहा है, ये मान लो बना रहा है 210 डिग्री, मान लो 210 डिग्री बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहा है 210 डिग्री, ठीक है। तो इस वेक्टर यानी ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या हो जाएगा -2 आयोटा, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कितना हो गया 210 डिग्री, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो इसी को बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। अब है कि आर्ग्यूमेंट, देखो आर्ग्यूमेंट यूनिक नहीं होता है, आर्ग्यूमेंट जो होता है वो यूनिक नहीं होता। इनफाइनाइट नंबर ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो यूनिट, जो आर्ग्यूमेंट होता है, मान लो कि ये थीटा है, ये पॉइंट है आपको एक्स वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y हो गया, ठीक है। अब जो है इसका आर्गुमेंट कितना है, इसका आर्गुमेंट कितना है थीटा। लेकिन सिर्फ ये थीटा नहीं होता है बच्चों, फिर से जब हम रोटेट करके फिर से जब यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो वो सेम होगा।
मतलब हम पूरा इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे, फिर यहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यही पोजीशन फिर उसका मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ कि थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 2 पाई ये जो थीटा के बराबर है, थीटा प्लस 4 पाई ये भी थीटा के बराबर है। मतलब यहां से एक चक्कर लगाएंगे तो कितना होगा, 2 पाई, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री से जब हम रोटेट करेंगे तो फिर यही पोजीशन आपको मिलेगा, फिर यही पोजीशन मिलेगा। यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसे घुमाओ 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 घुमाओ, ऐसे घुमाते घुमाते दो, देखो 2 पाई हो गया 360 डिग्री, फिर प्लस थीटा, फिर तो हम वहीं पहुंच गए। फिर 2 पाई है, फिर इसको 2 चक्कर लगा दो, 2 चक्कर लगा दो कितना हो जाएगा, 4 पाई। ठीक है, तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई के बाद फिर हम वहीं पे पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है। इसको हम लोग लिखे थीटा प्लस 2n पाई, थीटा प्लस 2n पाई। ठीक है, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। या -1 -2 -3, जीरो से शुरू, 0 1 -1 2 -2 3 -3। ठीक है, इस तरह से एन, एन क्या है, कोई इंटीजर है, एन क्या है, कोई इंटीजर है। तो इतना आर्गुमेंट इसका बनेगा, एन का वैल्यू हम लोग बदलते जाएंगे बदलते जाएंगे, इसका आर्गुमेंट आपको मिलता जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट 0 और 2 पाई के बीच में निकालते हैं। आर्गुमेंट जो हम लोग निकालते हैं वो कहां से कहां तक निकालते हैं, 0 यानी थीटा जो है वो 2 पाई और 0, 0 और 2 पाई के बीच में हम लोग इसका आर्गुमेंट लेते हैं। ठीक बच्चों, समझ में आ गया। जनरली हम लोग जो आर्गुमेंट निकालेंगे वो 0 और 2 पाई के बीच में निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो हम लोग निकालते हैं वो निकालते हैं -पाई, ये देखो ऐसे -पाई और पाई के बीच में होता है, -पाई और पाई के बीच में होता है। द वैल्यू ऑफ थीटा ऑफ आर्गुमेंट विच सेटिस्फाई, इस इनइक्वलिटी को जो सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट का वैल्यू -पाई से पाई तक होता है, जिसमें पाई इंक्लूड होता है। ठीक है, -पाई इंक्लूड नहीं होता है। तो -पाई से पाई तक जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं आर्गुमेंट को, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 0 और 2 पाई के बीच में आर्गुमेंट फाइंड करना। बच्चों इसके लिए स्टेप क्या है कि पहला स्टेप जो है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है एक्यूट एंगल। देखो tan अल्फा फाइंड करेंगे y बाई एक्स, ठीक है, y बाई एक्स ये पहले फाइंड करेंगे। दूसरा जो है हम पता करेंगे कि किस कौन सा कोऑर्डिनेट में है, ठीक है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि सेकंड में कि थर्ड में कि फोर्थ में, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका आर्गुमेंट आपको अल्फा होता है, थीटा बराबर अल्फा। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, आर्गुमेंट होता है पाई माइनस अल्फा। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट होता है पाई प्लस अल्फा। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये होता है 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो बच्चों अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फा, सेकेंड में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में पाई प्लस अल्फा और फोर्थ में 2 पाई माइनस अल्फा। तो ये 3 स्टेप में आपको आर्गुमेंट निकलेगा। जैसे इसको हम उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर z है -2 आयोटा, करा इसका आर्गुमेंट फाइंड करो। तो सबसे पहले हम लोग tan अल्फा का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर x क्या है -2, y क्या है -2। तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा मोड y बट्टा एक्स बराबर मोड -2 बट्टा -2 बराबर 1 आ गया, ठीक है। अब tan अल्फा का वैल्यू 1 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा tan पाई बट्टा 4। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, पाई बट्टा 4, ठीक है। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, पाई बट्टा 4। अब हम देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो -2 ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। माइनस माइनस इसमें होता है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई प्लस अल्फा, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा, मतलब पाई प्लस पाई बट्टा 4 इक्वल टू 5 पाई बट्टा 4। तो ये आर्गुमेंट निकल गया, ठीक है। इसका आर्गुमेंट निकल गया आपको 5 पाई बट्टा 4, ठीक। अब हम इसका मान लो जनरल आर्गुमेंट निकालना चाहते हैं। तो जनरल आर्गुमेंट निकालना है तो इसमें 2n पाई ऐड कर दो। जनरल मतलब कुछ भी, है ना। तो जनरल आर्गुमेंट आपको क्या हो जाएगा, जनरल आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा 5 पाई प्लस 4 प्लस 2n पाई, है ना। ये जनरल वैल्यू हो गया, आर्गुमेंट का जनरल वैल्यू हो गया। क्योंकि 2 पाई अगर 1 लिखेंगे तो 2 पाई, 2 लिखेंगे तो 4 पाई, इसके बाद फिर ये रिपीट होते जाएगा। तो ये आपका जनरल आर्गुमेंट हो गया। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू -√3 माइनस आयोटा, इसका आपको आर्गुमेंट निकालना है, ठीक है। -√3 माइनस आयोटा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, x का कितना वैल्यू है -√3, y का कितना वैल्यू है -1। तो पहले क्या निकालेंगे,
एक्यूट एंगल tan अल्फा निकालेंगे तो मोड y बटा एक्स होता है, कुछ ये हो गया -1 बट्टा -√3 बराबर आ जाएगा 1/√3 बराबर आ गया 1/√3। अब tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो ये होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब हो गया, तो यहां से आपको अल्फा का वैल्यू मिल गया π/6, रेडियन मेजर में π/6 आ गया। अब देखते हैं क्वाड्रेंट। तो देखो ये क्वाड्रेंट है, इसको मान लो कि ये इसको प्लस मान देते हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको प्लस है, जो 1/√3 तो ये तो आएगा ही, अल्फा इक्वल टू π/6 आ गया। ये अल्फा जो है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये अल्फा आपको यहाँ बन रहा है π/3। अब इसका क्वाड्रेंट हम फाइंड करते हैं, है ना, इस पे आपको ध्यान नहीं देना। ये अब इसका हम लोग क्वाड्रेंट फाइंड करते हैं, तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है, -x माइनस है y प्लस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया, ठीक है, तो z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है पाई माइनस अल्फा, हो गया पाई माइनस π/6 इक्वल टू 5π/6, ये आपका क्वाड्रेंट। अब जनरल वैल्यू निकालना है तो हम इसमें 2n जोड़ देंगे, ठीक है, 5π प्लस 2n जोड़ देंगे, तो आर्गुमेंट का जनरल वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये सब जो वैल्यू है बच्चों, ये 0 और 2π के बीच का वैल्यू है, 0 और 2π के बीच का वैल्यू है, ठीक है। तो 0 और 2π के बीच का वैल्यू है। अब अगर हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपको निकालना है, ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में क्या होता है, इसमें होता है आपको अल्फा, इसमें होता है पाई माइनस अल्फा, और इसमें होता है माइनस पाई माइनस अल्फा, और इसमें होता है माइनस अल्फा। ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा माइनस पाई माइनस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा माइनस अल्फा। माइनस अल्फा मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, इधर से रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट, एंटी क्लोज में करते हैं तो पॉजिटिव होता है। तब प्रिंसिपल क्वाड्रेंट आपको इसको लेना है कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई, ये अल्फा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, पाई तक, इसमें आपको वैल्यू लेना है, ठीक है, माइनस पाई और पाई के बीच में, ठीक है। तो पाई यहाँ से यहाँ तक रोटेट करेगा, ये पाई हो गया, इस डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा है तो आपको पाई हो गया, पाई तक, 0 से पाई तक, ठीक है, 0 से पाई तक हम इधर से लेंगे, और अगर नेगेटिव है तो हम इधर से इधर तक लेंगे, ऐसे माइनस पाई तक, ठीक है, हम इधर से इधर लेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज में आपको 0 से पाई तक, क्लॉकवाइज में आपको 0 से माइनस पाई तक, ठीक है। तो अब इसको हम लोग समझते हैं, जैसे मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 1 माइनस √3 आयोटा, 1 माइनस √3 आयोटा, इसका आपको करा कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करो, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करना है। तरीका बच्चों वही है, x का वैल्यू हो गया 1, y का वैल्यू हो गया -√3,
अब निकालो tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू मोड ऑफ -√3 बटा 1 बराबर आ गया √3। यहाँ से अल्फा का वैल्यू आपको मिल गया पाई बटा 3। ठीक है, अल्फा का वैल्यू मिल गया पाई बटा 3। अब इसका क्वाड्रेंट क्या है? क्वाड्रेंट है 1 पॉइंट, कौन सा कहाँ पॉइंट होगा? 1√3। 1√3 कहाँ होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा? 1√3 1 -√3 1 -√3 किस क्वाड्रेंट में होगा? तो 1 -1 और -√3 ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो जेड कहाँ लाइज कर रहा है? लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना है? माइनस अल्फा, यानी -π/3। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकल गया। इस आर्गुमेंट का प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये प्रिंसिपल वैल्यू निकल गया। तो प्रिंसिपल वैल्यू अगर आपको निकालना है तो इस पे ध्यान देना है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना तो आपको इसको ध्यान देना है। अब आर्गुमेंट का एक और डेफिनेशन होता है। ठीक है, एक और डेफिनेशन होता है कि the value theta of argument, value theta of argument is the value which satisfies these equations. cos theta is equal to x बटा रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बटा रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब इसको सेटिस्फाई करता है, दोनों इक्वेशन को एक साथ आपको सेटिस्फाई करता है। तो थीटा का वह वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई करता है, आपको इसको भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो वही जो है आपका आर्गुमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, जेड इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो x कितना हो गया? -1, y कितना हो गया? -1। बच्चों cos थीटा निकालो, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? x कितना है? -1। फिर यहाँ हो गया रूट अंदर -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा -1 बटा √2। ठीक है, और फिर यहाँ साइन थीटा आपको कितना हो जाएगा? साइन थीटा जाएगा -1 बटा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर बराबर -1 बटा √2। ठीक है, अब यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे। अब थीटा का क्या क्या वैल्यू हो गया? तो सबसे पहले आप मान लो कि ये नेगेटिव साइन नहीं है, मान लो ये नेगेटिव साइन आपका नहीं है, तो कॉस थीटा बराबर इसका वैल्यू निकालो, कॉस थीटा बराबर 1 बटा √2, इसका वैल्यू निकालो। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा? थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा? पाई बटा 4। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू इतना होता है। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू हो गया पाई बटा 4। अब हम देखते हैं कि कॉस थीटा कौन कौन सा क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, क्योंकि कॉस थीटा यहाँ पे नेगेटिव है, तो कॉस थीटा इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यहाँ ये पॉजिटिव होता है, यहाँ ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे।
ठीक है, ये वैल्यू आपको मिला यहाँ, ऐसे मान लो यहाँ मिला π/4, ये वैल्यू आपको मिला π/4। ठीक है, इसको आगे ऐसे बढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये π/4 है, ये पॉइंट आपका यहाँ है, नहीं पॉइंट नहीं है, मतलब ये cos थीटा जो है इसमें नेगेटिव होता है ना, तो ये क्वाड्रेंट में आपको लेना है और इस क्वाड्रेंट में आपको लेना है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या हो जाएगा, ये देखो, ये मान लो ये π/4 है, π/4 इधर से बनाएंगे तो π/4, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब पाई माइनस π/4, ये आपका हो जाएगा पाई माइनस π/4 यानी 3π/4। एक वैल्यू आपको मिल गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा पाई है, पाई में π/4 माइनस करेंगे तो आपको 3π/4 मिल गया। इसके बाद जो है देखो, यहाँ से पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4। ठीक है, तो पाई प्लस π/4 कितना हो गया, 5π/4। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिल गया, 3π/4 और 5π/4। अब इसका हम लोग देखते हैं, ये किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये होता है इसमें और इसमें। ठीक है, ये होता है इसमें और इसमें। तो बच्चों इसमें है, ये तो आपका ये वैल्यू इसमें भी आपको 45 ही आएगा, यहाँ भी थीटा का वैल्यू आपको π/4 ही आएगा, क्योंकि 1/√2 साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता था, यहाँ भी आपको π/4 आएगा, तो ये आपका हो गया π/4। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा π/4। तो पाई प्लस π/4, तो पाई प्लस π/4 यानी 5π/4। एक एंगल ये मिला। ठीक है, दूसरा एंगल आपको, इसको नेगेटिव अगर चलेंगे तो -π/4 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -π/4। इधर से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा -π/4। ठीक है, तो बच्चों इस क्वाड्रेंट में ये दो वैल्यू आपको मिल गया, लेकिन इसमें कॉमन वैल्यू कौन है, 5π/4। यहाँ भी आपको 5π/4, तो यही आपका आर्गुमेंट हो गया। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड हो गया 5π/4। ठीक है, ये वैल्यू आपको निकला 0 और 2π के बीच, 0 और 2π के बीच में। तो ऐसे भी हम लोग आर्गुमेंट फाइंड करते हैं, लेकिन वो तरीका आपका शॉर्टकट है, ये थोड़ा लंबा तरीका है। तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और उसके अंतर्गत जो है आर्गुमेंट को अच्छी तरह से स्टडी कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दो और रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।